तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर एंड आपकी एजुकेटर सीएस मेहंदी तोशनेवाल। और आज आ चुकी हूं मैं फिर से एक और वन शॉट लेकर ऑफ SVIL। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ पार्ट बी। यस, देखते ही देखते हमारा पार्ट ए खत्म हो चुका है एंड वी आर हियर विथ पार्ट बी। पार्ट बी में आज जो पहला चैप्टर हम देखने वाले दैट इज चैप्टर नंबर 14, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉज। अच्छा, टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर, यहाँ पर हम कॉन्स्टिट्यूशन उसके आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम उन्हीं आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे विच आर इम्पैक्टिंग द लेबर, जो इम्पैक्ट कर रहे लेबर लॉस को। टॉकिंग अबाउट द वेटेज ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर का वेटेज है अराउंड 3 to 4 मार्क्स। सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा इजी सा चैप्टर है, बट येस यहाँ पर हमें केस लॉ के नेम पता होना चाहिए, बिकॉज देर आर हाई चांसेस कि इस चैप्टर से केस लॉस पूछे जाए। अगर नाम नहीं पता तो मेक श्योर कि कंक्लूजन तो पता हो। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर नंबर 14, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ से। पूरा का पूरा चैप्टर आज हम करने वाले हैं। आज का गोल है सारे टॉपिक्स को कवर करने का। एंड बिलीव मी, इफ यू आर समवन जिसे चैप्टर समझ नहीं आता, कंफ्यूजिंग लगता है या पहले पढ़ा भूल गए, आज इस लेक्चर के बाद सब कुछ दिल और दिमाग में चला जाएगा। सो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट लेबर का जो मैटर आता है वो कौन से लिस्ट के अंदर आता है। टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास 3 लिस्ट है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कुछ मैटर्स पर यहाँ पर लॉज बनाता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ मैटर्स पर लॉज बनाता है, बट देर आर सम मैटर्स जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर लॉज बनाते हैं, दैट इज को करंट लिस्ट। सो वी हैव स्टेट लिस्ट, वी हैव सेंट्रल लिस्ट एंड वी हैव को करंट लिस्ट। अच्छा, कुछ मैटर्स है जिसमें लिख रखा है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगा, कुछ मैटर्स पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट मैटर्स है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। एंड लेबर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मैटर जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही मिलकर लॉ बनाएंगे, एंड लेबर comes under the co-current list। बहुत सारी चीजें होगी, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो गया, लेबर्स के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, ट्रेड यूनियन हो रहा है, लेबर्स की सेफ्टी का क्या, लेबर्स का वेलफेयर का क्या, क्या बाद में कभी लेबर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, क्या उनका ट्रीटमेंट कराया जाएगा अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई, तो इन सब चीजों से रिलेटेड लॉज हमारे यहाँ पर बने जाएंगे। अच्छा, हमारे पास काफी सारी राइट्स होती हैं, एंड अगर हमारी फंडामेंटल राइट्स हमसे छीनी जाती है तो हम कहाँ जा सकते हैं, याद करो थोड़ा सा। वी कैन ईदर मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और टू द हाई कोर्ट। सो इफ इट ऑल तुमसे तुम्हारी फंडामेंटल राइट छीनी जा रही है, तुम्हारी फंडामेंटल राइट वायलेट करी जा रही है, यू कैन मूव टू द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और वहां पर रीट पिटीशन फाइल कर सकते हो। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट जा सकते हो। जब भी आपको लगता है आपकी फंडामेंटल राइट छीनी जा रही है, सो टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट, टू एनफोर्स योर फंडामेंटल राइट, हम कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास। ऑल्सो तुम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो स्पेशल लीव पिटीशन फाइल करके, ठीक है। स्पेशल लीव पिटीशन फाइल कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 136। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड बाय एनी ऑर्डर जो कि कोर्ट ने पास किया है या फिर ट्रिब्यूनल ने पास किया है इंडिया में, आप स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल कर सकते हो। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा केस हुआ था, एंड उस केस में सवाल आया था क्या एक ट्रेड यूनियन हाई कोर्ट जा सकता है क्या। तो दीदी एक बार केस बताओ, केस क्या था। केस था आपका जयपुर डिवीजन इरिगेशन एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या मुझे समझ आ रहा है, एक पार्टी कौन है, एम्प्लॉय यूनियन है, यूनियन ने केस फाइल किया है वो कहां पर, स्टेट ऑफ राजस्थान। अभी
प्रॉब्लम क्या आई ना, समझो यहाँ पर बोला गया था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज थे जो कि काम कर रहे थे और वो एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा नंबर में थे, तो उन एम्प्लॉयज को निकाल दिया। बोला कि तुम तो सरप्लस में हो, सरप्लस मतलब तुम तो एक्स्ट्रा हो, और उन्हें रिमूव कर दिया गया, उन्हें निकाल दिया गया। जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज थे उन्हें निकाल दिया गया। अभी लेबर का यूनियन होता है, दैट इज ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन ने ये डिसीजन को चैलेंज किया कि जस्ट आप ये बोल के कि हमारे नंबर में हम ज्यादा है, आप हमें निकाल नहीं कर सकते। सो यहाँ पर डिसीजन चैलेंज हुआ, वो गए सिंगल बेंच के पास। सिंगल बेंच बोलती कि इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, ट्रेड यूनियन के नहीं हुए। सो यहाँ पर ये बोलता है ट्रेड यूनियन इज नॉट अ राइट पार्टी टू फाइल अ केस। ट्रेड यूनियन क्यों केस फाइल कर रही है? लेबर का राइट वायलेट हुआ तो लेबर को केस फाइल करना चाहिए। अभी वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो ये ट्रेड यूनियन ने आगे अपील करी। अपील गई डिवीजन बेंच के पास और डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। बोला कि नहीं नहीं नहीं, तुमने गलत बोला, फिर से इस मैटर को लिया जाएगा। फिर से ये मैटर सिंगल बेंच के पास गया और सिंगल बेंच को बोला आप सही तरीके से इस रीट को डिस्पोज ऑफ करो। अभी लॉजिकली चीजों को समझना, इफ आई से कि लेबर का कोई राइट वायलेट हुआ, वो लेबर से, वो मजदूर है जिनकी पूरी की पूरी अर्निंग डिपेंड करती है हर दिन पे, जितना काम वो कर रहे, दे आर ऑलरेडी पुअर, दे आर हेल्पलेस। क्या अगर उनकी कोई राइट वायलेट भी होगी तो क्या उनके पास इतनी हिम्मत होगी कि वो अपने मालिक के अगेंस्ट केस फाइल कर पाए? वो बोलेगा अरे नहीं नहीं, मुझे तो डर लगता है, मुझे कभी इन्होंने नौकरी पर नहीं रखा तो, या फिर अगर इन्होंने और इंडस्ट्री में भी मना कर दिया, मुझे किसी ने काम पर नहीं रखा तो मेरा क्या होगा? सो हमें यहाँ पर एक चीज पता चलती है, जो लेबर्स है, लेबर्स इवन दो लेबर के इंडिविजुअल के फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है, बट दे आर नॉट इन अ पोजिशन ड्यू टू पॉवर्टी या फिर हेल्पलेसनेस, सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस पोजीशन में होते हैं कि वो केस फाइल नहीं कर सकते, वो कोर्ट अप्रोच नहीं कर सकते। इसीलिए बोला गया पब्लिक में से कोई भी मेंबर उनके बिहाफ पर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। पब्लिक में से कोई भी मेंबर एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यस, ट्रेड यूनियन भी हाई कोर्ट जा सकती है, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रेड यूनियन को बनाया ही किसके लिए है? टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वर्कर्स, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द लेबर्स। एंड इसीलिए हमारी ट्रेड यूनियन भी सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये था हमारे केस का कंक्लूजन। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब कुछ आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहला आता है आर्टिकल नंबर 14। आर्टिकल 14 याद करो, आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यह आर्टिकल बोलता है लॉ के सामने यानी कि कानून के सामने हर एक पर्सन इक्वल है। द लॉ इज नॉट गोइंग टू डिस्क्रिमिनेट, चाहे कोई रिच हो, चाहे कोई पुअर हो, चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई वर्कर हो। लॉ के सामने, कानून के सामने हम सभी को इक्वल मानेंगे। कानून किसी में भेदभाव नहीं करने वाला है। अगर कोई सेलिब्रिटी है तो उसे भी कोर्ट अप्रोच होना ही पड़ेगा, कोर्ट आना ही पड़ेगा। अगर कोई वॉचमैन है तो उसे भी कोर्ट आना पड़ेगा। डिसीजन जो लिया जाएगा बहुत फेयर लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटी है तो उसकी फेवर में डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पर आर्टिकल 14 बोलता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, हम लॉ के सामने सभी को इक्वल मानेंगे एंड सभी को इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी। और तो जो भी लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा इक्वली, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा, ये कब? विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के टेरिटरी के अंदर सभी को इक्वलिटी मिलेगी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट किसी को भी डिनाई नहीं कर सकता है, स्टेट विल नॉट डिनाई। नेक्स्ट इसका आता है इंपॉर्टेंट सा केस लॉ। केस लॉ है एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा। अभी यहाँ पर क्या था, एयर हॉस्टेस थी एंड इन एयर हॉस्टेस के इंडियन एयरलाइंस रेगुलेशंस में दो रेगुलेशंस इंसर्ट करे गए, रेगुलेशन 46 एंड 47, जो बोलता है, इसको और इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ मैं। इंडियन एयरलाइंस में दो रेगुलेशन इंसर्ट करे गए, रेगुलेशन 46 एंड 47, जो क्या बोलता है एयर हॉस्टेस का रिटायरमेंट कब होगा। एयर हॉस्टेस का रिटायरमेंट होगा जब वो 35 इयर्स की होगी तब, या फिर उसकी शादी के टाइम पे विद इन 4 इयर्स ऑफ सर्विस, अगर उसकी शादी हो जाती है, मैरिज हो जाती है तो, या फिर फर्स्ट प्रेगनेंसी पर उसका रिटायरमेंट हो जाएगा। ये रिटायरमेंट का टाइम बताए। लेकिन इसमें मेन बात ये बोल दी, यहाँ पर भी मैनेजिंग डायरेक्टर के पास डिस्क्रिशन है
हैं, दैट मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैज अ चॉइस कि अगर उसे लगता है कि जो वुमेन है शी इज फिट, शी इज मेंटली फिट, फिजिकली फिट, तो यहाँ पर वो रिटायरमेंट की डेट एक्सटेंड कर लेगा। ये सब होने के बाद भी वो रिटायरमेंट की डेट को एक्सटेंड कर सकता है 45 ईयर्स तक, अगर उसे लगता है एयर होस्टेस मेडिकली फिट है, एंड दिस बिकम्स द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम खुद सोचो ये प्रोविजन कितना गलत है ना। पहले बोला आपका रिटायरमेंट होगा जब आप 35 ईयर्स के होंगे, प्रेगनेंसी पर एंड मैरिज पे आपका रिटायरमेंट हो जाएगा विद इन 4 ईयर्स ऑफ सर्विस। लेकिन जो एमडी है वो इस डेट को एक्सटेंड कर सकता है इफ ही फाउंड्स कि आपकी एयर होस्टेस मेडिकली फिट है एंड इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14। ये इक्वलिटी नहीं है। एंड फाइनली इस प्रोविजंस को क्या माना गया? अनरीजनेबल माना गया, आर्बिट्रेरी यानी कि इररेशनल है, साथ ही साथ इट इज इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी इसका केस पूछा जा सकता है, इस तरह से स्टोरी फ्रेम करेंगे एग्जाम में और पूछेंगे क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं है, इज इट आर्बिट्रेरी, क्या कौन सा आर्टिकल का वायलेशन हुआ है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि अगर हम लोग नेम याद रखें। एक और केस लॉ है हमारा डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ था, बड़ा ही मजेदार सा केस है। ये केस है रिलेटेड टू द पेंशन। बेसिकली एक डेट डिसाइड कर ली गई और बोला इस डेट से पहले जो लोग रिटायर हो रहे हैं, बिफोर दिस डेट जो रिटायर होंगे उन्हें पेंशन मिलेगा, इस डेट के बाद जो रिटायर होंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। पेंशन का रूल क्या बनाया, रैंडमली कोई डेट डिसाइड कर ली। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 14 फरवरी, 14 फरवरी से पहले जो रिटायर होंगे ना उन्हें पेंशन मिलेगा, 14 फरवरी के बाद जो रिटायर होंगे उन्हें पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही रैंडमली कोई डेट डिसाइड कर ली गई पेंशन देने के लिए और पेंशन ना देने के लिए, बाद में सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड ये जो आपने किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया, हटा दिया गया, बिकॉज ये क्लासिफिकेशन जो किया गया इट इज टोटली इररेशनल, बिल्कुल भी सही नहीं है, कोई भी रैशनल प्रिंसिपल पे डिपेंड नहीं है, इट इज आर्बिट्ररी, पूरा इलॉजिकल है और वो हमारा आर्टिकल 14 को भी वायलेट करता है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो दिस वाज डिसाइडेड इन द केस ऑफ डीएस नकारा वर्सेस यूनियन। नेक्स्ट ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या ट्रेड यूनियन हाई कोर्ट जाते हैं। अब आता है हमारा आर्टिकल नंबर 16। आर्टिकल 16 क्या बोलता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में सभी लोग को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। हम उसके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ मेंस को ही जॉब मिलेगी, वुमेन्स को नहीं मिलेगी, या इन रिलीजन वाले लोगों को ही जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं कर सकते हो। रिलेटेड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखना प्राइवेट नहीं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि बोल दिया कि पार्लियामेंट चाहे तो एक स्पेशल लॉ बना सकता है रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट, रिलेटेड टू द एम्प्लॉयमेंट, या फिर कोई एग्जाम भी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर वही बन सकता है जिसने एमबीबीएस का एग्जाम क्लियर किया है, आईएएस वही बन सकता है जिसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। इस तरह से पार्लियामेंट चाहे तो एक लॉ बना सकता है एम्प्लॉयमेंट के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ऑल्सो रिजर्वेशन होगा किसके लिए, अगर अपॉइंट होते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या कोई भी बैकवर्ड क्लास जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो पहले उनके लिए कुछ सीट्स रिजर्व करी जाएगी। इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा साफ साफ लिखा है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे आर्टिकल 16 के। लास्टली बोला गया है अगर आप किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन पर या रिलीजियस प्लेस पर किसी पर्सन को अपॉइंट करना चाहते हो तो हम उसी पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो उस रिलीजन की प्रैक्टिस कर रहा है, जो उस रिलीजन को मानता है, जो उस रिलीजन में भरोसा रखता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से टेम्पल,
ठीक है, मंदिर है, तो मंदिर में हम किस पर्सन को अपॉइंट करेंगे? मंदिर में हम बोलेंगे वही पर्सन आएगा जो खुद हिंदू है, जो खुद उस रिलीजन में मानता है, जो खुद उस भगवान में मानता है, जो मान्यता रखता है, हम उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे, ना कि किसी और पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो उस रिलीजन में मानता ही नहीं है। सो इट इज वेरी बेसिक, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर मैं मानूं चर्च, तो चर्च में हम उस पर्सन को अपॉइंट करेंगे जो उस रिलीजन में मानता है, जो उस रिलीजन की प्रैक्टिस करता है, राइट? सो इट इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल 16 का एक केस है जो कि बात करता है मेवाराम कनौजिया वर्सेस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड अदर्स। इट इज ओके, अगर तुम्हें इतना बड़ा केस लॉ का नाम याद नहीं हो रहा है, तुम कोई भी एक पार्टी का नाम याद रख सकते हो, जैसे कि मेवाराम कनौजिया, ये भी चलेगा, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा है, राइट? अच्छा, यहाँ पर डॉक्ट्रिन बोलती है, डॉक्ट्रिन यानी कि प्रिंसिपल बोलता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगर तुम इक्वल काम कर रहे हो तो तुम्हें पैसा भी इक्वल मिलेगा, देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन तुम्हारा काम इक्वल होना चाहिए। अगर तुम सिमिलर फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, सिमिलर ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, तो तुम्हें इक्वल पे मिलने वाला है। अच्छा, यू कैन नॉट से कि अरे इस कंपनी का जो सीईओ है उसकी सैलरी ज्यादा है और इस कंपनी का जो पियोन है उसकी सैलरी कम है। क्या तुम ऐसा बोल सकते हो? क्या वो पियोन बोल सकता है मेरे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इक्वल पेमेंट मिलना चाहिए? ध्यान रखना, इक्वल पेमेंट कब मिलेगा? जब तुम इक्वल वर्क कर रहे हो, सिमिलर फंक्शन, सिमिलर ड्यूटीज, सिमिलर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज कर रहे हो, और वो भी सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। अगर आपका काम ही अलग है, डिफरेंट है, तो वहां पर सेम पेमेंट नहीं मिल सकता। ये डिपेंड करता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस पर, ड्यूटीज पर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उस पर डिपेंड करता है। सिमिलर फंक्शंस है, सिमिलर ड्यूटीज है, तो अलग बात होगी, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) बोलता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन। क्योंकि ये सब हम लेबर के एस्पेक्ट से ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पर बोलता है हर एक सिटीजन के पास राइट है, वो एसोसिएशन फॉर्म कर सकता है, वो यूनियन फॉर्म कर सकता है, बट कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पर। क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हमारे स्टेट ने? जो भी आप ग्रुप फॉर्म कर रहे हो, जो भी यूनियन फॉर्म कर रहे हो, उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है कि वो कैसा होना चाहिए। वो किसी भी तरह से इंडिया की सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि इट शुड बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, हमारी आम जनता के इंटरेस्ट में होना चाहिए, एंड इट शुड बी मोरल, इमोरल नहीं होना चाहिए। ये 3 रेस्ट्रिक्शन है हमारे। क्या है? सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए, पब्लिक ऑर्डर में होना चाहिए, एंड मोरलिटी हिसाब से होना चाहिए। इट शुड बी मोरल, इट कैन नॉट बी इमोरल। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट राइट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जो बोलता है आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 एक बात बोलता है कि अरे सुनो सुनो सुनो, किसी भी पर्सन से हम उसकी जिंदगी नहीं लेंगे। नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ। किसी भी पर्सन से हम उसका राइट टू लाइफ नहीं छीनेंगे, ना ही पर्सनल लिबर्टी छीनेंगे। हर एक पर्सन के पास राइट है, किस चीज का? अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है, अपने हिसाब से जिंदगी जीने का अधिकार है। तो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ये आया कि दीदी अभी हमने थोड़े टाइम देखा ना, ये पहले एक केस हुआ। कैसा केस हुआ मैं तुम्हें बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक डॉन है, इस डॉन ने किया है मर्डर। पुलिस आई और पुलिस उसे लेकर जा रही है जेल और बोलती है अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी और हो सकता है तुम्हें फांसी भी लग जाए। तो ये डॉन बोलता है अरे रुको रुको जरा सब्र करो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने आर्टिकल नंबर 21 पढ़ा जिसमें लिखा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ। आप मुझसे मेरी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो। तो पुलिस क्या बोलेगा? इधर आओ जरा, इधर आओ, लगता है तुमने सही से नहीं पढ़ा। यहाँ पर किसी भी पर्सन से आप उसका राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। मेरे नादान परिंदे बताएंगे एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक्सेप्शन है कि एक्सेप्ट लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टैब्लिश करके तुमसे तुम्हारा राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी छीना जा सकता है। तो डॉन को क्या जेल में जाना पड़ेगा? बिल्कुल जेल में जाना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अच्छा, जैसा कि हमने देखा है जो रिस्ट्रिक्शन है,
ठीक है। रेस्ट्रिक्शन हमने क्या देखा, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये प्रोसीजर फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। राइट टू लाइफ मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें जो आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाए, कंप्लीट बनाए एंड जीने के लायक वर्थ लिविंग बनाए। बेसिक 3 नीड्स तो होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, यानी कि फूड क्लोथिंग शेल्टर, एटलीस्ट ये सारी चीजें होनी चाहिए। दिस इज बेयर मिनिमम असेंशियल है जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी को जीने के लायक बनाने के लिए, टू मेक इट मीनिंगफुल, कंप्लीट एंड वर्थ लिविंग। अच्छा, ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है वर्कर्स के। राइट टू लाइवलीहुड, जिंदगी जीने का अधिकार है। ह्यूमन डिग्निटी, मान सम्मान के साथ मेडिकल केयर दी जाएगी, हेल्थ का ध्यान रखेंगे लेबर्स की, किसी भी तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए एंड बाकी राइट्स मिलेगी। अभी आर्टिकल 21 में ना तुम्हें बहुत सारे केस लॉज मिलेंगे विच इज इम्पॉर्टेंट। अगर केस लॉ का नाम नहीं कर पाते हो याद, तो एटलीस्ट मेक श्योर कि कंक्लूजन पता हो। यहाँ पर केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। क्या है, ओल्गा टेलिस, ओल्गा कहाँ गया था, तेल लेने गया, कहाँ, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। सो ओल्गा टेलिस किसके पास, बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास। ऐसे टेक्निक से याद करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या हुआ था, कुछ लोगों को जो स्लम्स में रहते, जो बस्ती में रहते थे, उन लोगों को निकाला जा रहा है, उनके एरिया से एविक्ट किया जा रहा था, उन लोगों को उनके एरिया से निकाला जा रहा था। तो बाद में पता चला अगर आप लोगों को उनके घर से ही निकाल रहे हो, जहाँ वो रह रहे, इवन दो इट इज अ स्लम एरिया, आप वहां से उनको निकाल रहे हो, आप उनसे उनके जिंदगी जीने का अधिकार छीन रहे हो, राइट टू लाइवलीहुड छीन रहे हो, क्योंकि उनके पास अब जिंदगी जीने के लिए, रहने के लिए घर ही नहीं रहेगा। यू आर एविक्टिंग दैम फ्रॉम देयर स्लम एरियाज एंड इसे माना गया कि उनकी राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है, उनसे उनका आर्टिकल 21 छीना जा रहा है। बिकॉज जब उस पर्सन के पास रहने को जगह ही नहीं होगी तो वो जिएगा कैसे, रहेगा कहाँ पर ना, एंड इसीलिए आर्टिकल 21 का वायलेशन माना गया। नेक्स्ट, डीके यादव वर्सेस जीएमए इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कोर्ट में, इस केस में क्या बोला कोर्ट ने कि आर्टिकल 21 को हम ऐड करेंगे, यानी कि जोड़ते हैं, किसके साथ जोड़ते हैं, लिबर्टी के साथ, फ्रीडम के साथ, डिग्निटी के साथ पर्सन की, विच मीन्स हम चाहते हैं कि बस आर्टिकल 21 दैट डज नॉट ओनली मीन कि पर्सन बस जी रहा है, जिंदा है, हम ऐसा नहीं चाहते। आर्टिकल 21 को हम क्लब करते लिबर्टी के साथ, क्या फ्रीडम के साथ, मान सम्मान के साथ आप अपनी जिंदगी को जी रहे हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या डिफरेंस रहेगा बिटवीन ए ह्यूमन एंड एन एनिमल, दोनों एक जैसे ही हो जाएंगे ना, फिर तो ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऐसा ही हो जाएगा। और अगर आप किसी पर्सन के साथ कुछ कर रहे हो गलत, उसे निकाल रहे हो, मान लो एक पर्सन को, एक एम्प्लॉय को उसकी जॉब से निकाला जा रहा है, और खत्म होने से पहले उसे निकाला जा रहा है और उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दे रहे हो, तो वो तो गलत है ना। फिर क्या फर्क एनिमल में, क्या फर्क ह्यूमंस में। ऐसा डिसीजन था हमारे कोर्ट का, जब भी किसी पर्सन को आप निकालते हो बिफोर एंडिंग हिज टेन्योर, उस केस में उस पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। और आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते हो, पहले इंक्वायरी कंडक्ट कराओ, सब कुछ देखो, अगर वो गलत है तो आप निकाल सकते हो, बिफोर दैट भी उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है। ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, एंड ये डिसाइड हुआ डीके यादव के केस में। अच्छा, ये क्यों आर्टिकल 21 का वायलेशन हो रहा है, बिकॉज अगर आप किसी पर्सन को निकाल रहे हो, वो काम कर रहा है, उसका टेन्योर खत्म होने से पहले आप उसे निकाल रहे हो, तो अब वो काम करेगा, काम नहीं करेगा तो कुछ कमाएगा नहीं, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, खाएगा नहीं तो फिर वो बचेगा नहीं। इसीलिए बोला गया है यहाँ पर हमेशा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी। राइट टू वर्क इज अ प्रीशियस राइट।
अच्छा, ये सेम चीज हमने पढ़ ली, उसके कंक्लूजन मैंने यहाँ दे रखे। एक और केस हम पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्टिंग सा केस है। बेसिकली एक मजदूर था, जो मजदूर ट्रेन से जा रहा था, वो जा रहा था और ट्रेन से नीचे गिर गया। वो नीचे गिरा तो वो सीरियसली इंजर्ड हो गया, खून खून हो गया। अब उस मजदूर को ले जाया गया कहाँ पर, उस मजदूर को ले जाया गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। वो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया, ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया। एक से दूसरे में ले जाया गया, मना कर दिया कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है, सर्विसेज नहीं। दूसरे से तीसरे में ले जाया गया, मना कर दिया। तो अभी थक हार के इस मजदूर को ले जाया गया एंड शिफ्ट किया गया प्राइवेट हॉस्पिटल पे, बिकॉज जिंदगी तो इंपॉर्टेंट है ना। एंड उस प्राइवेट हॉस्पिटल पे एकदम से कितना एक्सपेंस आया, 17,000 रुपीज का एक्सपेंस आया इस मजदूर का। बाद में ये मजदूर कहाँ चला गया, मजदूर गया गवर्नमेंट के पास और बोला कि यहाँ पर आपने सर्विसेज ही सही प्रोवाइड नहीं करा रखी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हमारी जिंदगी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एटलीस्ट वो सर्विसेज वो फैसिलिटीज तो हो, सो दैट हमारी जिंदगी बच सके। एंड इसीलिए 17,000 रुपये भी इनसे वापस मांगे गए और बोला कि मेरी लाइफ को सेफ गार्ड करना, हर पर्सन की लाइफ को सेफ गार्ड करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। एंड यहाँ पर भी आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। आई होप वी आर वेरी क्लियर। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 23। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 दो चीजों के लिए मना करता है, सबसे पहला बेगर एंड दूसरा है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स। अच्छा, व्हाट इज ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स और बेगर का मतलब? ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स बेसिकली बोलता है ह्यूमन बींग्स को खरीदना, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स वो मना कर रखा है, ऐसा अलाउड नहीं। ह्यूमन बींग्स आर नॉट द प्रोडक्ट कि तुम उसे सेल कर पाओ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। सो ह्यूमन बींग्स आर नॉट द प्रोडक्ट्स कि तुम उसे सेल कर पाओ। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को सेल नहीं करना, ह्यूमन बींग्स को बाय और सेल नहीं करना, दैट इज ट्रैफिकिंग। बेगर मतलब क्या होता है, बेगर मतलब बोलता है कि लोगों से काम करवा रहे हो आप और उन्हें पैसा नहीं दे रहे हो, या फिर बहुत कम पैसा दे रहे हो विदाउट एनी पेमेंट। लेबर्स का गलत फायदा उठाया जा रहा है, लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनसे बहुत सारा काम करवा रहे हो पर उन्हें पैसा नहीं दे रहे हो, या फिर बहुत कम पैसा दे रहे हो, उसे बोला जाता है बेगर। अगर किसी सिटीजन से काम करवाते हो विदाउट वेजेस, वो पूरा गलत है एंड इट इज द वायलेशन आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 का वायलेशन माना गया। अच्छा, एक केस है यहाँ पर, केस क्या बोला है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पेमेंट है उसे दिया ही नहीं, उसे उसका पेमेंट नहीं दिया, विथहोल्ड कर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का पेमेंट एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट देना था उसे, तो पनिशमेंट देने के लिए क्या किया कि अब हम तुम्हें पेमेंट देंगे ही नहीं। किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को तुम पनिशमेंट दे रहे हो ये बोलकर कि अब हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे। इज इट इनवैलिड? क्या डेफिनेटली ये इनवैलिड है, ये आर्टिकल 23 का वायलेशन है। और ये क्या है, ये एक तरह से बेगर है, क्योंकि आपने काम तो करवा दिया और बोला अरे पनिशमेंट अभी पैसा नहीं मिलेगा। किसी पर्सन को बोलना कि तुम काम करो और उसे सैलरी नहीं देना, वेजेस नहीं देना, उसे भी हम बेगर ही बोलने वाले हैं। अगर तुम किसी को कंपेल करते हो, तुम किसी को फोर्स करते हो, उस पर्सन से काम करवाते हो, उसे वेजेस नहीं देते हो, दैट इज बेगर, दैट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। या फिर अगर आप किसी पर्सन को मिनिमम वेजेस से कम पैसा देते हो, मिनिमम वेजेस लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट ने 5,000 रुपीज डिसाइड करी, तुम 1,000 रुपीज दे रहे हो, तो ये भी बेगर में आएगा, बिकॉज मिनिमम वेजेस से कम पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 बोलता है छोटे बच्चों से काम नहीं करवाने का। छोटे बच्चे मतलब कौन, ऐसे बच्चे जिनका एज बिलो 14 ईयर्स है, उन्हें काम नहीं करवाना। लेकिन कहाँ काम नहीं करवाना, फैक्ट्री में नहीं, माइंस में नहीं, और कोई भी हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम नहीं करवाना। मतलब अदर देन दैट कर सकते हो। तुमने देखा होगा टीवी सीरियल्स में, मूवीज में और बाकी भी जगह कुछ बच्चों को काम करते हुए, वहाँ अलाउड है, चाइल्ड लेबर
बराबर नहीं है, लेकिन कब मना कर रखा, अगर वो फैक्ट्रीज, माइंस या हजार्डस एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं और उनका एज बिलो 14 ईयर्स है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर आर्टिकल्स। ये था हमारे आर्टिकल्स के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये भी किससे रिलेटेड है, लेबर से रिलेटेड है। दीज आर बेसिकली द गाइडलाइंस, और इसे हम DPSP बोलते हैं। सोशल जस्टिस एंड इंडस्ट्रियल जस्टिस में क्या बोलता है, यहाँ पर बोलता है हमारे स्टेट को वेलफेयर प्रमोट करना चाहिए, लोगों की भलाई प्रमोट करनी चाहिए। कैसे वेलफेयर प्रमोट करना चाहिए, बाय सिक्योरिंग जस्टिस। और जस्टिस 3 तरह का है, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली। इफ यू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल, तो उसमें था जस्टिस कैसा होना चाहिए, सोशली जस्टिस देंगे, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर पर्सन को न्याय मिलना चाहिए। सो वेलफेयर तो अपने आप ही सिक्योर हो जाएगा अगर उसे न्याय मिलेगा, अगर उसे जस्टिस मिलेगा हर एक तरीके से। ऑल्सो यहाँ पर बोला गया है इनइक्वालिटी मिनिमाइज करनी है, किसी भी तरह का हमें इनइक्वालिटी नहीं लाना है हमारे लिए, यानी कि स्टेट के लिए सब लोग इक्वल है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देनी रहेगी, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर। आप उनके बेसिस पर अपॉर्चुनिटी मत दो, बट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो, सो दैट इनइक्वालिटी कम हो पाएगी इनकम को लेकर। यहाँ पर लोगों के मन में ना एक अलग ही माइंडसेट होता है, अरे ये तो बड़ा है, बड़े पैसे, इनसे दूर रहो भाई, ये तो बड़े लोग हैं, इन्हें ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हमें तो कम पैसे मिलते हैं, हमें कम अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ऐसा नहीं होता। तो गवर्नमेंट यहाँ पर बोलता है, स्टेट यहाँ पर बोलता है, ये जो इनइक्वालिटी है इनकम में, हम उसे मिनिमाइज करेंगे। कोई भी पर्सन है जो कि काम कर रहा है सेम लेवल का, उसे पैसा भी सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा, साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी सेम मिलेगी। आर्टिकल 39, दैट वाज योर पास्ट ईयर क्वेश्चन ऑल्सो, जो बोलता है यहाँ पर आर्टिकल 39 कुछ चीजों के बारे में ध्यान रखना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, सभी सिटीजन्स को सिक्योर करता है कि सभी को इक्वल पेमेंट मिलेगा अगर तुम इक्वल काम कर रहे हो। और क्या सिक्योर करता है, आर्टिकल 39 बोलता है कि उसकी पॉलिसी में ये 4 चीजें होनी चाहिए। क्या, सारे सिटीजन्स को इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिलेगा। हर सिटीजन को, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, आपको जो भी जिंदगी जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए चीजें जरूरी है वो मिलेगी। इक्वल काम करना है, आप मैन हो या वुमेन हो, इक्वल वर्क मिलेगा, और इक्वल वर्क मिलेगा तो यहाँ पर इक्वल सैलरी भी मिलेगी। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ, मैन और वुमेन का अब्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब सी, मैंस एंड वुमेन्स दोनों का हेल्थ अलग होता है, दोनों की स्ट्रेंथ अलग होती है, तो अकॉर्डिंगली उनसे काम कराने, मेन से और वुमेन से, किसी भी तरह से उनका हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए, उनका हेल्थ डिटीरियोरेट नहीं होना चाहिए। लास्टली, हमारे चिल्ड्रन एंड यूथ को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे टू डेवलप इन अ हेल्दी मैनर, बिकॉज आफ्टर ऑल दीज चिल्ड्रन एंड यूथ आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो इन्हें पूरी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सो दैट डेवलप हो हेल्दी मैनर में। वो कब हो पाएगा, जब फूड अच्छा मिलेगा एंड साथ ही साथ एजुकेशन भी मिलेगी। सो आर्टिकल 39 बोलता है कि पॉलिसी में 4 चीजें होनी चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर केस है रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जो बोलता है इक्वल पैसा मिलेगा अगर इक्वल काम करोगे तो। अभी ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है। ये कब हुआ था, 1982 में हुआ था हालांकि, बट नाउ इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑल्सो, कि अगर कोई भी इक्वल काम कर रहा है तो उसे पैसा भी इक्वल मिलेगा। अच्छा, आर्टिकल नंबर 41 विच इज सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस, ये क्या बोलता है, यहाँ पर स्टेट बोलता है हम सोशल सिक्योरिटी प्रोविजंस बनाएंगे। व्हाट इज सोशल सिक्योरिटी, लेबर काम कर रहा है, लेबर काम कर रहा है तब तक उसे पैसा मिल रहा है, लेकिन उसके बाद क्या, लेबर काम कर रहा है, काम करते करते उसकी डेथ हो गई, तो एक्सीडेंट हो गया, इंजरी हो गई, वो डिसेबल हो गया, मान लो उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया या फिर पैर टूट गया, तो फिर क्या होगा। इसीलिए यहाँ पर स्टेट ने लेबर्स के बारे में सोचा, उनकी सोशल सिक्योरिटी के बारे में सोचा, उनकी फैमिली के बारे में सोचा, और कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, कुछ लॉज बनाए गए हैं, जैसे कि
एग्जाम्पल एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अभी इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई वर्कर काम करता है, काम करते दौरान एक्सीडेंट, इंजरी, डिसेबलमेंट या डेथ हो जाता है तो यहाँ पर सामने वाले पर्सन को पैसा मिलेगा। अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसका फ्री में ट्रीटमेंट होगा हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज में, राइट। मैटरनिटी बेनिफिट ये बनाया गया है टू प्रोटेक्ट द मदरहुड, यानी कि जो वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है उन्हें कुछ टाइम पीरियड के लिए बोला जाता है कि आपको अब जॉब पर नहीं आना है एंड आपको पैसा भी मिलेगा। एक तरह से मैं सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें बता सकती हूँ, पेड लीव्स की तरह समझो, सर्टेन पीरियड के लिए। ऐसे देखा जाए तो 26 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है एंड 26 वीक के पैसे भी उन्हें मिलेंगे। तो ये क्यों बनाया गया है? उस प्रेग्नेंट वुमेन को रेस्ट देने के लिए, टू प्रोटेक्ट द मदरहुड, उस डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट बनाया गया है ये एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट क्या बोलता है? पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट बोलता है कि अगर कोई पर्सन ने कंटिन्यूअस 5 इयर्स की सर्विस दी है एम्प्लॉयर को और अब 5 साल बाद वो जा रहा है तो बड़ा ऑनेस्ट एम्प्लॉय था, अब जाते जाते हम उसे कुछ अमाउंट देंगे, उसे बोला जाता है ग्रेच्युटी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी बनाया जाता है जहां पर जिस फंड में एम्प्लॉयर अपनी सैलरी का कुछ पार्ट और एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ पार्ट डिपॉजिट करता है। एंड लास्टली जब वो एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है या फिर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है उसे अमाउंट मिलता है। ये सभी को हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी प्रोविजन, हेल्प करते इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस या फिर डिसेबलमेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट है वर्किंग कंडीशंस। वर्किंग कंडीशंस क्या बोलता है? यहाँ पर वर्कर्स, लेबर्स पूरा दिन काम कर रहे हैं तो जो कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं वो फेयर कंडीशंस होनी चाहिए, वो ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पर कोई वर्कर सुबह से शाम कर पाए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकती हूँ प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए जहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वेंटिलेशन होना चाहिए, टेम्परेचर एडिक्वेट होना चाहिए, जगह क्लीन होनी चाहिए, क्लेनलीनेस होना चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए। ये नॉर्मल कुछ वर्किंग कंडीशंस है जिसके लिए स्टेट को ध्यान रखना है। एंड इसके अंदर आता है राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी। नेक्स्ट इज लिविंग वेज। लिविंग वेज क्या होता है? लिविंग वेज बोलता है कि आपका यहाँ पर सिर्फ बेयर मिनिमम यानी कि एसेंशियल नीड्स ही पूरा नहीं हो रहा है जबकि और भी आगे चीजें भी फुलफिल हो रही है। हमें यहाँ पर पता है जब भी कोई पर्सन अर्न करता है वो खुद के लिए अर्न नहीं करता, वो अपनी फैमिली के लिए भी अर्न करता है एंड फैमिली की भी नीड्स होती है। अच्छा, मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। मिनिमम वेज मतलब इतना पैसा दे दो कि मेरा रोटी, कपड़ा, मकान मुझे मिल जाए, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर मुझे मिल जाए, बेयर फिजिकल नीड्स पूरी हो जाए और कुछ भी नहीं चाहिए, उसे बोला जाता है मिनिमम वेज। कि वर्कर की एंड वर्कर की फैमिली की ये बेयर फिजिकल नीड्स पूरी हो जाएगी, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। यहाँ पर मिनिमम वेज ना गवर्नमेंट फिक्स भी करती है इंडस्ट्री में कि इतना मिनिमम वेज होता है। तो फिर लिविंग वेज क्या है? लिविंग वेज बोलता है कि सिर्फ आपका बेयर मिनिमम यानी कि बेयर एसेंशियल्स ही पूरा नहीं हो रहा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि फैमिली में अगर बच्चे तो उनकी एजुकेशन भी आप करवा पा रहे हो, आप इतना पैसा दे रहे हो, इतना पैसा उस लेबर को मिल रहा है कि वो बच्चों की एजुकेशन करवा पा रहा है। अगर किसी की शादी हो रही है उनके घर में तो मैरिज करवा पा रहा है, किसी की तबीयत खराब हो रही है, हेल्थ खराब हो रही है तो उस इल हेल्थ का ट्रीटमेंट करा पा रहा है, अगर किसी का डेथ हो रहा है तो फ्यूनरल एक्सपेंसेस कर पा रहा है, जो सोशल नीड्स होती हैं वो यहाँ पर वो फुलफिल कर पा रहा है, इसे बोला जाता है लिविंग वेज। सो लिविंग वेज इज मोर देन अ मिनिमम वेज, इट इंक्लूड्स अबव बेयर एसेंशियल ऑल्सो। ये दोनों के बीच में डिफरेंस है हमारा। एंड दैट इज इट अबाउट आवर चैप्टर नंबर 14। ये होता है स्वाहा। सो आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द लेक्चर्स। ये वन शॉट आप एंजॉय कर रहे हो, ये वन शॉट में मजा आ रहा है एंड बस इन्हीं लेक्चर्स को तुम बार बार देख सकते हो। जब बार बार देखोगे तो चीजें दिमाग में घुसेगी एंड बिलीव मी इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आने के हाई चांसेस है। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि कैसे लग रहे वन शॉट लेक्चर्स। इस लेक्चर को होने के बाद पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करो, इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस माय नादान परिंदो। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय बाय।